अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशों के बाद वजीर आजम इमरान खान ने भी आज ऑपोजिशन को वाज़े जवाब दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने आज बिहाड़ी में जलसे से खिताब में ऑपोजिशन को धमकी दी कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की जो भी कोशिश कर ले वो उसके लिए तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन ये बताए कि अगर उनकी ये तहरीक नाकाम हो गई तो इसके बाद जो मैं आपके साथ करूंगा तो क्या ऑपोजिशन उसके लिए तैयार है। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इनसे आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा। वजीर आजम ऑपोजिशन को बाकायदा वार्निंग दे रहे थे कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर ऑपोजिशन तैयार है। अहम बात यह कि वजीर आजम इमरान खान के खिताब से पहले हुकूमत की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वजीर आजम अपने खिताब में ऑपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ ग्रैंड साजिश को बेनकाब करेंगे। खिताब में बड़े इंकशाफ सामने आएंगे, लेकिन वजीर आजम ने खिताब में ऐसा कोई इंकशाफ नहीं किया, बल्कि वजीर आजम ने माजी की तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी फौज को बुरा भला कहती है और शहबाज शरीफ को जहां बूट नजर आता है वो बूट पॉलिश करने पहुंच जाते हैं। वजीर आजम ने तहरीक अदम एतमाद को लेकर ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। आज ऑपोजिशन की जानिब से 2-3 रोज में तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा भी किया गया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने आज सहाफियों के सवाल पर बताया कि के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 8-9 मार्च को लाई जाएगी। स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक लाएंगे, ये कहना था खुर्शीद शाह का। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के सवाल पर वाज़ेह किया है कि तहरीक की कामयाबी का 100% यकीन नहीं है, लेकिन अगर हमने 100% की गारंटी का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है। कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आप वो 100% गारंटी का इंतज़ार करते रहेंगे तो ये जुल्म जारी रहेगा। हमारा इस्टेब्लिशमेंट का माजी का किरदार जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा है। उस न्यूट्रलिटी का इम्तिहान चंद दिनों बाद अब आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला हम अदम एतमाद पेश होते हुए हम सबको नजर आएगा, आपको नजर आएगा, हमें नजर आएगा कि कौन न्यूट्रल है, कौन न्यूट्रल है। बिलाल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि एम्पायर न्यूट्रल है या नहीं ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी होती है तो भी वजीर आजम का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि क्या ऑपोजिशन वाकई 2-3 रोज में तहरीक अदम एतमाद लेके आ रही है हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, और क्या अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर इमरान खान ऑपोजिशन के साथ क्या करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम ने जलसे से खिताब किया बिहाड़ी में, और आखिर में जलसे के उन्होंने ये कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते करें, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, लेकिन साथ में ऑपोजिशन के लिए एक वार्निंग भी उन्होंने दी है। वो क्या कहा है मैं चाहूंगा आप सुन लीजिए, इसके बाद आपसे उस पर सवाल करूंगा। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा। जी एहसन साहब, वो कह रहे हैं कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया तो जो इमरान खान आपके साथ करेंगे क्या आप उसके लिए तैयार हैं। देखिए शहजाद, मैं समझता हूँ कि आज जो इमरान नियाजी साहब ने तकरीर की है वो कतन एक एटमी मुल्क के सरबराह की तकरीर नहीं थी, बल्कि वो किसी फिल्मी मौला जट के किरदार की तकरीर थी। और जिन धमकियों का उन्होंने आज जिक्र किया है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ क्या करूंगा, हम तो इनकी काल कोठरियां देख चुके हैं। सजाए मौत के कैदियों की चक्कियां काट आए हैं, उससे ज्यादा ये हमारे साथ कर क्या सकते हैं। लेकिन आपने एक मुहावरा तो सुना होगा ना कि सुनाना बेटी को, कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो अब ये नहीं पता कि इनका मुखातिब हम थे या ये किसी और को सुना रहे थे। जो भी ये कह रहे थे, अब हमारी बारी खत्म हो गई है, इनकी बारी
शुरू होने वाली है। और जो चोरों डाकुओं का गुलदस्ता, ये किसको कह रहे हैं? जो चीनी माफिया था, जो आटा माफिया था, जो दवाइयों का माफिया था, जिन्होंने 3.5 साल सट्टेबाजी कर करके पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है, वो सब तो इनके काबीना में बैठे हुए हैं। और फिर आप देखिए कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसने तकरीबन 16 पॉइंट्स या 16 रैंकिंग्स पाकिस्तान को एक साल में गिराया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क बनाने का। तो ये अब किसको सुना रहे हैं? ये तो बौखलाए हुए हैं, इनको शिकस्त नजर आ आपका रही क्या है। अंदाजा है, क्योंकि वो तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रही है, वो तहरीक नाकाम हो गई, तो फिर ऑपोजिशन को ये सोचना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि मैं उनके साथ क्या करूंगा। आपका क्या अंदाजा है, किसको सुना रहे होंगे ये? देखिए, ये हमें तो नहीं सुना रहे, किसी और ही को सुना रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ तो जो करना था ये कर चुके हैं। और फिर मैं कहूंगा कि आज की इनकी तकरीर दरअसल एक सर्टिफिकेट है कि तहरीक के अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। इन्हें वो कामयाब नजर आ रही है और अपनी शिकस्त देके बिल्कुल बहकी और बहकी हुई बातें कर रहे थे। शबरी फराज साहब, आपने भी सुना इमरान खान साहब का आज का बयान। वो कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, जो भी आप तहरीक लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो उसके बाद मैं आपके साथ क्या करूंगा। क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑपोजिशन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आज का एक सही मानों में एक सक्सेसफुल और एक भरपूर जलसा था, उसमें जो भी उन्होंने बातें की वो हकाइक पर मबनी थी। उन्होंने जो अपोजिशन के किरदार के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल वो ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो नवाज शरीफ साहब लंदन में क्यों कानून से भागकर और बैठे हुए हैं? शहबाज शरीफ क्यों अपनी पेशियां करके और अपने केस को तवाला देना चाहते हैं? वो ये भी बताएं कि जो आज तक अपोजिशन ने जितनी भी पार्लियामेंट में जो बातें की हैं, जो भी बिल्स आए हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, तो उसमें बड़े कन्वीनियंटली इन्होंने हुकूमत का साथ दिया। इनके कुछ लोग गायब हो गए और उसकी रिसेंट एग्जांपल सेनेट में थी, जिसमें के बावजूद इसके कि उनकी वहां पे मेजॉरिटी है, इन लोगों को शिकस्त खानी पड़ी, क्योंकि इनके कई लोग इनके साथ नहीं हैं। और अदम एतमाद की जो तहरीक भी जो आएगी, अगर वो आई तो उसमें भी ये देख लेंगे कि इनको क्या हजीमत उठानी पड़ेगी। ये अपनी बुनियादी तौर पे सियासत को दफन करने जा रहे हैं। इन्होंने पिछले 3 साल से जो भी कहा है उस पर अमल नहीं किया। और जहां तक कि इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान ने कहा है कि जब ये नाकाम होगी तो फिर मैं इनके साथ जो करूंगा वो यही है कि हम कानून का जो गिरफ्त है उसको मजीद सख्त करेंगे, और हम ये इंश्योर करेंगे कि वो लोग जिनके अकाउंट्स में 4-4 अरब 16-16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और वो लोग जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना हिसाब देना है और वो वापस उन्होंने तो वो पैगाम जो है वो पैगाम ऑपोजिशन के लिए था, क्योंकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमें सुना के किसी और को पैगाम देना चाह रहे थे। वो इसलिए कि ये समझते हैं कि ये दूध के धुले हुए हैं। सारा मुल्क की जो इन्होंने पिछले 30-35 साल से, चाहे वो पंजाब हो या फेडरल लेवल पे हो, जो इस मुल्क का तमाशा इन्होंने बनाया बहुत इंटरनेशनली। और ये देखें, इसमें आपको ज्यादा जो अहम बात है ना वो ये है कि जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो एक निडर लीडर जिसके ना असासे बाहर पड़े हों, ना उसकी कोई करप्शन की दास्तानें हों, और ना उस पर कोई किताबें लिखी गई हों। ये वो लोग हैं जिनकी के सारी इंटरेस्ट बैरून ममालिक में है, तो ये फॉरेन पॉलिसी पे इनकी टांगे कांपती हैं। ये इस तरह की बात का सोच भी नहीं सकते। ये बुनियादी तौर पे फर्क है एक ऐसे वजीर आजम की जो कि जिसका जीना मरना, जिसके सारे असासे पाकिस्तान में हो, न कि वो जो कि लंदन में बैठे हुए हैं। मैं इस फॉरेन पॉलिसी पे जो उन्होंने बात की उस पर भी आता हूं, लेकिन मुझे बताएं शबरी फराज साहब, क्योंकि ऑपोजिशन तो पिछले कई दिनों से बड़ी कॉन्फिडेंट है कि नंबर हमारे पास पूरे हैं, बस अभी हमने फैसला करना है कि कब तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है। बल्कि खुशी शाह साहब ने कहा 8 या 9 तारीख को हम लेके भी आ सकते हैं। तो आपका तमाम उन लोगों से राब्ता है जिनको ऑपोजिशन क्लेम कर रही है कि हमने अप्रोच किया है और वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है? ये देखें, ये बहुत बड़े ब्लफ करने वाले लोग हैं। ये ब्लफ करें और ले आए। ये सारी बातें क्या हैं? ये बातें क्यों कर रहे हैं? जो करते हैं ना वो फिर अमल करते हैं। वो इस तरह की जबानी गिरड़ भपकियां नहीं देते हैं, वो फिर अमल करके दिखाते हैं कि उनके पास क्या है। और उनके पास क्या है वो हम सब जानते हैं कि इनको अपने ही मेंबरान, जो कि हमारे साथ, इनके 15-16 मेंबरान तो हमारे साथ बिल्कुल मुसलसल राब्ते में भी हैं, और इनको अलग पता चल जाएगा
जब अच्छा। ये करें, हम तो कहते हैं कि ये करें, मतलब जल्दी करें। आप ये कह रहे हैं शिबली साहब 172 तो छोड़े, ये अपने 162 भी पूरे नहीं कर सकते? नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वक्त जब आएगा ना तो फिर इनको पलक पता चाहेगा। और क्या वजह है, मैं अहसन साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या वजह है कि इनके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि महंगाई है, मईशत परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए इनके लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये पैसे दे रहे हैं, इनके लोग आपकी तरफ किस वजह से आ रहे हैं? देखें, इनके लोग इसलिए आ रहे हैं कि इनको पता है कि जो इनकी लीडरशिप है, देखिए लीडरशिप होती है जो कि लीड करे, वो सारे भागे हुए हैं, पूरा का पूरा खानदान भागा हुआ है। तो ये लोग कैसे ये समझते हैं कि जो आने वाले 2023 में इलेक्शन है, इनका तो खौफ ही यही है कि 2023 तक अगर ये रह गए तो इनकी सियासत मुकम्मल अगले 10 सालों के लिए कम से कम खत्म हो गई है। अच्छा, तो एहसन इकबाल साहब, ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, ये खौफ की मुस्कुराहट है या एतमाद की मुस्कुराहट है? क्योंकि वो कह रहे हैं 162 भी आप पूरे नहीं कर सकते, 172 छोड़ो, 162 आप अपने पूरे नहीं कर सकते हैं। शहजाद, मैं वही महसूस हो रहा था, शिबली फराज हमारे भाई हैं, अब इनका भी एहतराम करना पड़ता है, इनके वालिद साहब का भी करना पड़ता है। ये कह रहे थे कि हमारी सियासत ख़त्म हो रही है। हालत यह है कि पिछले 2 सालों में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, एक के बाद एक मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जीत रही है। सियासत तो पीटीआई की ख़त्म हो रही है। जितने राय आमा के सर्वे आ रहे हैं उसमें पीएमएलएन नंबर 1 है, नवाज शरीफ साहब लीडरशिप में नंबर 1 है। इमरान खान और पीटीआई का जो स्टॉक है वो एक सिंकिंग स्टॉक है, डूबता हुआ स्टॉक है। ये सियासत हमारी खत्म कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे अराकीन इनसे राब्ते में है। इस वक्त तो पीटीआई का जो टिकट है वो सियासी जहन्नम का टिकट बन गया है। आप मुझे बताइए वो कौन सा बदनसीब एमएनए होगा जो मुस्लिम लीग नून का टिकट छोड़ के पीटीआई के जहन्नम के टिकट को अगले इलेक्शन में लेने का ख्वाहिशमंद होगा। असल बात यह है कि इनके अपने अराकीन की लाइन लगी हुई है कि जिन्हें अगर आज हम पीएमएलएन का टिकट अशोर कर दें, वो चाहते हैं कि हम पीटीआई से फासला इख्तियार करें ताकि हमें अगले इलेक्शन में लोग एहसन साहब, ये जो आपका एतमाद है और पिछले इनकी जी एक बात इन्होंने कहा कि क्या ये दूध के धुले हुए हैं। मैं शिबली फराज साहब को अर्ज करना चाहता हूं कि 4 साल हो गए हैं, मैंने एक दफा नहीं दर्जनों दफा टीवी पे कहा है कि 3,200 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट मेरे हाथों से, मेरी मिनिस्ट्री से गुजरा है। आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास नैब है, आपके पास एफआईए है। आप 32 पैसे साबित करें कि कोई माली फायदा किसी जगह उठाया हो। अच्छा, ऐसे मुझे जरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे रहने दीजिए, क्योंकि आप भी सेंट साबित करें। आप ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। जो इमरान खान साहब की आज की तकरीर है, अगर ये आम शहरी होते तो इन पे 506 का मुकदमा हो जाता है, जो धमकियां देने की शिक है, जिसपे 2 साल सजा हो सकती है। ऐसे साहब, आप लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि नंबर आपके पास है, कोई कहता है 20 एमएनएज हैं, 25 एमएनएज हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा है कि मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमें कामयाबी होगी। हम कोशिश जरूर करेंगे, बड़ा मुश्किल है ये करना, लेकिन वो कह रहे हैं इंतजार नहीं करना चाहिए, इंतजार करेंगे तो उससे नुकसान होगा। अब आपके इत्तेहादी हैं, यानी कि ऑपोजिशन में आपके साथ हैं, और वो कह रहे हैं मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो क्या एक रिस्क लेने जा रही है ऑपोजिशन? आपको खुद नहीं पता कि आपके एमएनएज आपको सपोर्ट करेंगे या हुकूमत के एमएनएज आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि वो कोई भी सियासतदान जो है वो एक मोहतात बयान देता है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि बड़ी तादाद में अरकान असेंबली तहरीक अदम एतमाद को हुकूमत की बेंचेस से सपोर्ट करना चाहते हैं, और इसी तरह जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं हम उनके साथ भी बातचीत में हैं, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस वक्त सवाल वजीर आजम कौन बनेगा, वजीर आला कौन बनेगा ये नहीं है। इस वक्त सवाल हो गया है रियासत को और अवाम को बचाने का। इस हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों से अवाम के ऊपर जो दिन दुगनी रात चौगनी महंगाई नाजिल हो रही है, जिस तरह हमारे मुल्क के गरीब अवाम जो है पिस चुके हैं। मैं एक दफा फिर आपसे पूछूंगा एहसन इकबाल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मौके पर आके ये कह रहे हैं, एक तरफ तो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं 2 दिन में अदम इत्मीनान की तहरीक हम लेके आ रहे हैं, बिलावल साहब कहते हैं कि देखिए कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकता, मुश्किल टास्क है, हम कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश तो एक इंसान के इख्तियार में होती है ना, लेकिन हमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये कोशिश जो है फैसला कौन इसलिए होगी कि इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो। इसकी पुश्त के ऊपर
अवाम की मुकम्मल तायद है और ये राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे है। हमने इस मुल्क को बचाना है। अगर ये शख्स जो इस वक्त जिन्होंने आज तकरीर की है ये रह जाता है, ये तो पाकिस्तान को एक इंतशार में ऐसा धकेलने जा रहे हैं जो कि पहले ही पैदा कर चुके हैं। यहाँ पे सियासत में भी आग लगेगी, मईशत तबाह हो चुकी है, खारजा महाज के ऊपर हमारा कोई साथी नहीं रह गया। ऐसे साहब आप कह रहे हैं अगर ये रह गया तो इंतशार फैलेगा, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर क्या होगा? आप खुद कहते हैं कि अभी तो हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। फजल रहमान साहब कहते हैं कि बाहर का तो हम सोच ही नहीं रहे इस वक्त। आपने कल एक और बयान सुना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ को जो मैंडेट देंगे ना, वो मईशत पे फैसले साजी का मैंडेट नहीं होगा, ना खारजा पॉलिसी पे फैसले लेने का मैंडेट होगा। तो यानी कि 3-4 महीने, जितने महीने भी हुकूमत रहेगी, ना शहबाज शरीफ मईशत पे फैसले कर रहे होंगे, ना खारजा पॉलिसी पे कर रहे होंगे। फिर 3 महीने का एक इंटरिम पीरियड आएगा केयर टेकर का, फिर इलेक्शन होंगे, फिर हुकूमत बनेगी। यानी कि 7-8 साल के लिए, 7-8 महीने के लिए अनसर्टेनिटी होगी जिसमें कोई फैसले नहीं कर रहा होगा। देखिए, ऐसी सूरत अभी कतईयत के साथ आप नहीं कह सकते। मुस्लिम लीग नून का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर नया इलेक्शन चाहते हैं, आज़ाद मुनसिफाना। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उनका हल सिर्फ एक नया मैंडेट है, नई हुकूमत जिसके सामने 5 माह तो हो जाएंगे ना? और मुल्क की मईशत की सिमत को दुरुस्त करे। 1-1.5 साल के अंदर कोई भी मईशत ठीक नहीं करेगा, उल्टा इनकी जो नाकामियां अपने गले पड़ जाएंगी। कितना शॉर्टेस्ट टाइम? 3-4 माह तो लग जाएंगे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप करने चाह रहे हैं, इससे कम तो वक्त नहीं लग सकता ना? मेरा ख्याल है कि 1 महीने के अंदर काम हो सकता है। वो सारे इंतजामात जो दरकार हैं 1 माह के अंदर अंदर हो सकते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए जिसके अंदर हम इलेक्शन करें, चूंकि जो इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी उसको बहुत इस्लाहात करने की जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। और आप बिलावल भुट्टो साहब की इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो भी वजीर आजम होगा, शहबाज शरीफ की वो बात कर रहे हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, ना मईशत पे फैसले करने का, ना खारजा पॉलिसी पे करने का। देखिए, वजीर आजम जो है वो वजीर आजम होता है, लेकिन ये बात तकरीबन तय है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत आएगी वो अबूरी नौयत की होगी, जिसका सबसे बड़ा मैंडेट यही होगा कि वो आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन को फौरी तौर पे इनेकाद मुमकिन बनाए। ठीक है, शिबली फराज साहब आप मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग आज जो तकरीर थी इमरान खान साहब की, वही उन्होंने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया, जैसे कि जब वो ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त करते थे, वही उन्होंने कर्जे गिनाए जैसे वो ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त करते थे। खारजा पॉलिसी, ड्रोन हमलों के हवाले से वही उनकी तकरीर थी। मतलब इस वक्त आप आवाम को क्या नया नैरेटिव दे रहे हैं? अब आप हुकूमत में हैं, आप ऑपोजिशन में नहीं है, आप कहते हैं कि चोर है, डाकू है, तो आवाम तो आपसे ये पूछेगी कि वो अगर चोर डाकू है तो उनको सजाएं क्यों नहीं हुई, और अगले 1-1.5 साल में आप ऐसा क्या कर लेंगे? अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम भी हो जाता है तो क्या कर लेंगे आप? दूसरा, मईशत के हवाले से आपने तो सुधार लाना था, अगर इन्होंने इतना बिगाड़ पैदा किया है तो वो तकरीर तो ऑपोजिशन पे सूट करती है, बतौर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं सूट करती। देखें, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि एहसन इकबाल साहब ने खुद ही ये कहा कि बिलावल भुट्टो या सियासतदान जो है तो बड़ा वो कॉशियस होके बड़े एहतियात के साथ अपनी स्टेटमेंट्स देता है। इसका मतलब ये है कि ये खुद तो इन्होंने अपने आप को उससे अलहदा कर दिया कि ये तो ना प्रूडेंट है और ना ये सोच है। दूसरी बात यह है कि देखें, इन्होंने बुनियादी तौर पे इनका मकसद क्या है कि एक इंतशार रहे सियासत में, एक बेगैर यकीनी सूरत हाल मुल्क फेस करे। और आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल इस वक्त हालात हैं और जिस तरह वर्ल्ड की इकोनॉमीज में महंगाई ने पूरी लपेट में जिस तरह के कोविड ने ले रखा था, जिस तरह के हमने कोविड को कामयाबी के साथ हमने हैंडल किया, इंशाल्लाह इस इकोनॉमी को भी हम उसी एहतियात के साथ हम हैंडल कर रहे हैं। हम कैसी बात कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो हमने ऑलरेडी स्टेबलाइजेशन के बाद हमने उसको 5.4 की ग्रोथ रेट पे चले ले गए, और अभी भी जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो ये रहेगी। मैं शिबली साहब जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये एतमाद का वोट नाकाम हो जाता है तो कैसे फिर आप इनको जेलों में डालेंगे, कैसे इनके केसेस साबित करेंगे जो काम आप 3.5-4 साल में नहीं कर सके? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात को एक ही दफा क्लियर होना चाहिए कि सजाएं अदालतों से मिलती हैं। सजाएं, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जिसमें कि किसी को एनआरओ दे दिया जाए या किसी को जो है तो उसमें डाल दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए। हमारी उसमें अदालतें आज़ाद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग खास तौर पे इन्होंने अदालतों में कितनी इंटरफेरेंस की, कितनी ब्लैकमेलिंग की, कितने
हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके जजेस की इसको जजमेंट को। अब ये दोबारा वो दौर लाना चाहते हैं जिसमें कि लूट मार खुलेआम हो। ठीक है एहसन इकबाल साहब, शिबली फराज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इशू पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रूस और यूक्रेन के तनाज़े को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग के इलाकाई और आलमी नतायज सामने आ सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद ने यूरोपीय यूनियन के 23 सफीरों ने भी पाकिस्तान से रूस के खिलाफ मगरिब के मौकिफ की हिमायत का मुतालबा किया है, जिस पर पाकिस्तान ने इसे एक गैर सिफारती इकदाम करार दिया है। जबकि आज वजीर आजम इमरान खान ने जलसे से खिताब में यूरोपीय सफीरों के इस इकदाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यूरोपीय ममालिक ने भारत को भी ऐसा कोई खत लिखा है, अगर नहीं तो पाकिस्तान के लिए दोहरा मराय क्यों है। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? ये वो पाकिस्तान था जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा? क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? हम आपके सामने क्या है? क्या हम कोई गुलाम हैं? वजीर आजम यूरोपीय ममालिक से शिकवा कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान आपका गुलाम है जो आपकी हर बात मान ले। वजीर आजम का यह बयान सिफारती लिहाज से बहुत अहम है। वजीर आजम इमरान खान इन हसास मामलात को सियासी जलसों में क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या हुकूमत सियासी मुश्किलात और अदम एतमाद की तहरीक को बैरूनी साजिश या मौजूदा खारजा पॉलिसी का नतीजा समझती है? इन मामलात पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस मौजूद है शिबली फराज साहब और एहसन इकबाल साहब। शिबली साहब, ऑपोजिशन जो अदम एतमाद लाना चाहती है, क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक इशू है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू है, या आपको लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उससे भी इसका ताल्लुक है कोई? देखें, हमेशा आप किसी भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें के खास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जरदारी, नवाज शरीफ और ये मौलाना फजल रहमान, इनका ये आलाकार रहे हैं हमेशा बैरूनी इंटरेस्ट को देखने के लिए, क्योंकि इनकी जो जायदादें हैं, इनके जो एसेट्स हैं, इनके जो मफादात हैं, वो उन बाहर के मुल्कों में है। ये एक सिर्फ इमरान खान है जिसकी के बाहर ना जायदादें हैं ना अकाउंट्स हैं, इसलिए वो मुल्क की मफाद में फैसले ले रहा है। और ये मतलब नहीं है कि हम हरे के साथ दुश्मनी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम हरे के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से हम वो फैसले करेंगे जिसमें के मुल्क के मफादात जुड़े हुए हो, न कि हमारे इनफरादी या डर खौफ में, जो कि लेकिन जब आपकी आज एक तो इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की वेस्ट पे, ये भी कहा, ड्रोन अटैक्स के हवाले से बात की और कहा कि मेरी हुकूमत पे कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा और अगर हुआ तो एयरफोर्स को कहूंगा कि गिरा दे। इस पर कोई ऐसा मामला नहीं है, जंग अफगानिस्तान में खत्म हो चुकी है, कोई ड्रोन अटैक्स नहीं हो रहे, कोई यहाँ पे बेसिस नहीं है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त वो क्यों इस इशू को रेज कर रहे हैं? और जब आपकी पार्टी के दूसरे रहनुमा ये कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, तो आपको लगता है कि ये जो वेस्टर्न ममालिक है, क्या ये आपकी हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत को गिराना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ मिलकर? नहीं जी, देखें, बात यह है कि हमने तो अपने मुल्क को देखना है। हमने हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो हमने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है वो यही है कि हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुकद्दम है वो हमारे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं ये वो करना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त जो इन्होंने ये जो एक सियासी एक स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी किया हुआ है, जिसमें कि रोजाना पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन ये मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये महंगाई के पीछे छुप रहे हैं और इनको पता चल जाएगा जब ये लाएंगे अदम एतमाद, अगर ये लाए तो उस वक्त बातें क्यों हैं, अभी करें और पता चल जाएगा। इसलिए एहसन साहब, जस्ट टू पुट दिस ऑन द रिकॉर्ड,
जब आप लोग चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे थे, एक दिन पहले शिबली साहब मेरे शो पे थे, मैंने कहा यहां तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते क्योंकि 64 मेंबर है ऑपोजिशन के पास। इन्होंने कहा आप देख लीजिएगा क्या होगा, और फिर आपको पता है क्या हुआ, 64 खड़े हुए, वोटिंग के वक्त सिर्फ 50 बचे। तो उस वक्त ये सही साबित हुए थे। अब पता नहीं वही माहौल है या नहीं है। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, एक लास्ट कॉमेंट, क्योंकि कल शफकत महमूद साहब ने भी कहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन को यकजा करने में बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। क्या बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर आप हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत एक बहाना तलाश कर रही है अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए। आज पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमहूरी कुव्वतें अगर इकट्ठी हैं तो वो एक बात का मुतालबा कर रही हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, इस मुल्क के जो बुनियादी हकूक हैं शहरियों को उन्हें महफूज रखो। मैं ये बात आपको वाजे करना चाहता हूँ कि एक एटमी मुल्क का सरबराह, उसको कम से कम इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि उसको ये पता हो कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर हैं। उसे ये पता होना चाहिए कि हम IMF की एक इंस्टॉलमेंट अगर रुक जाए तो किन खतरात का सामना करना पड़ेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि 2022 में GSP प्लस को अगर मजीद वैलिडेशन ना मिले हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का और हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा। जो खारजा पॉलिसी है ये बहुत तदब्बर के साथ, ये बहुत फरासत के साथ चलाई जाती है। ये जलसों में बड़के मार के नहीं चलाई जाती। अगर आप अपनी हुकूमत की गिरती हुई साख को मुल्क के मफादात से खेल कर बचाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं बदतरीन दुश्मनी है जो इमरान खान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब और एहसन इकबाल इस साथ शो पर मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाएगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि अगले 2-3 दिन में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। लेकिन क्या 2-3 दिन में तहरीक अदम एतमाद लाना मुमकिन है? ये मामला 23 मार्च यानी कि PDM के लॉन्ग मार्च के बाद जाता नजर आ रहा है। ऑपोजिशन तो दावा कर रही है कि हुकूमत के खिलाफ 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, मगर कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अभी तक तो ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली का इजलास की रिक्विजिशन भी नहीं दी है, और रिक्विजिशन देने के बाद स्पीकर 14 रोज के अंदर इजलास का पाबंद है। लाइन है, रिक्विजिशन करें इजलास, 14 दिन तो रिक्विजिशन है इजलास के बाद। इजलास बुलाने का फैसला भी प्रेसिडेंट, आइन और कानून में कोई चीज तय नहीं कि प्रेसिडेंट कब इजलास बुलाएगा। स्पीकर को अगर ये रिक्विजिशन देंगे तो 14 दिन के अंदर इजलास होगा। फिर स्पीकर के पास 2 दिन उसके और 7 दिन जो है 10 दिन का उसके पास मार्जिन है। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान से लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला 2 से 2.5 हफ्ते ताखीर का शिकार हो सकता है। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस और आइन क्या कहता है? क्या वाकई अगले चंद दिन में तहरीक अदम एतमाद लाना मुमकिन नहीं है? इन मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सदर फिल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि 2 दिन में हम रेजोल्यूशन लेकर आ जाएंगे अदम एतमाद की, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं कि पहले इजलास की रिक्विजिशन देनी पड़ेगी और वो 14 दिन है स्पीकर के पास कि 14 दिन के अंदर वो पाबंद है इजलास बुलाने के। तो ये मामला एंड ऑफ मार्च तक जाएगा। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे? कम से कम इस मामले में शेख रशीद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि रिक्विजिशन चाहिए होगी और रिक्विजिशन में स्पीकर साहब 14 दिन उनके पास होते हैं मैक्सिमम, और अगर वो पूरे 14 दिन लें तो इसका मतलब ये है कि ये बात इजलास बुलाने वाली जो है वो 21-22 तक जा सकती है। अब एक और मसला भी है कि 22 मार्च को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसके भी वज़राए ख़ारजा का इजलास जो है वो कौमी असम्बली की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। तो उस दिन अगर ये इत्तफाक से वो दिन बनता हुआ तो वो भी मुश्किल हो जाएगी। तो एक आध दिन शायद आगे पीछे करना पड़ेगा। 23 मार्च को छुट्टी होगी, तो यूँ समझिए कि कोई 24 मार्च के करीब जाके इजलास हो सकता है। राइट। और इसके बाद फिर जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश की जाएगी, और उसमें कितना दिन लग सकता है वोटिंग के दिन आने तक? देखिए, 2-1 दिन तो लगेंगे उसको एजेंडे पे लाने में, यानी एक दिन क्लियर देना पड़ता है रूल्स के मुताबिक, और फिर उसके एजेंडे पे लाएंगे। और एजेंडे पे जब लाएंगे तो इसका मतलब है उस दिन फिर वो इजाज़त तलब करेंगे कि हम ये तहरीक मूव कर सकते हैं, लीव टू मूव द नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके लिए फिर अगर कोई एतराज़ करेगा तो असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, और वोटिंग फिर गालबन सादा अक्सरियत के साथ ही जो मौजूद लोग होंगे उनकी अक्सरियत के साथ वो इजाज़त मिल जाएगी।
जब इजाज़त मिल जाएगी तो फिर स्पीकर साहब उसकी कोई दिन मुकर्रर करेंगे डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए। और वो डिबेट और डिस्कशन और वोटिंग, ये सारा कुछ 3 दिन से पहले नहीं हो सकता और 7 दिन के बाद नहीं हो सकता। तो 7 दिन और ऐड कर ले मैक्सिमम, तो यूँ मुझे टोटल प्रोसेस को 24 एक दिन का लगता है। जिस दिन भी ये नोटिस देंगे उसके 24 दिन के बाद, यानी अगर ये कल भी नोटिस दे दें तो फिर भी ये मुझे बात ये अगले महीने तक जाती हुई नजर आ रही है। 24 दिन का ये प्रोसेस है। मतलब इजलास की रिक्विजिशन देने के 24 दिन के बाद वोटिंग का मरहला आ सकता है अदम एतमाद पर। जी हाँ, ये मैं तकरीबन एक मोहतात अंदाजा यही है। लेकिन अगर वो 7 दिन, 3 और 7 दिन की बजाय स्पीकर साहब पहले वोटिंग करा लें, सही, मैक्सिमम टाइम 24 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 24 दिन हो सकता है। ठीक है। ये दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त ऑपोजिशन का ये दावा है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, वो अदम एतमाद में शिरकत करना चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देना चाहते हैं। तो क्या आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है, क्या वो ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं अदम एतमाद में अपने वोट का, या उससे पहले ही उनको डीसीट किया जा सकता है? पहले तो डीसीट नहीं किया जा सकता। पहले तो वो जुर्म का इर्तिकाब होगा तो फिर उसकी सजा होगी। जुर्म के इर्तिकाब से पहले उसकी सजा नहीं हो सकती। तो दिलचस्प बात यही है कि वो उनका वोट काउंट हो जाएगा, वोट वो दे सकेंगे और उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई भी 2 महीने तक खींच सकता है टाइम। यानी उसके लिए जो प्रोसीजर लिखा गया है उसमें भी 2-1 महीने लग सकते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की अगर नौबत आई तो, क्योंकि उस पर इलेक्शन कमीशन के पास भी 1 महीना है और फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास भी टाइम है। तो इस सारे प्रोसेस पे 2 महीने कम से कम लग सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे कोई अरकान हैं जो कि पीटीआई के हैं लेकिन वो अदम एतमाद में ऑपोजिशन के साथ खड़े होते हैं तो उनको डीसीट करने में 2 माह का वक्त लगेगा। यानी कि यही अरकान नया लीडर ऑफ द हाउस भी चुन सकते हैं। उस वक्त तक उनके पास पार्टी मेंबरशिप होगी और अपनी रुकनीयत होगी असेंबली की। जी हाँ, ये ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन ये बात अपोजिशन की तरफ भी यही बात अप्लाई होती है कि अगर अपोजिशन के कुछ लोग हुकूमत के साथ वोट देते हैं और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अपनी पार्टियों के साथ नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी ये, इनको भी डीसीट करने के लिए रेफरेंस मूव कर सकते हैं। उस सूरत में उनके ऊपर भी 2 महीने का टाइम, उनको भी ये मोहलत होगी। तो चूंकि इस वक्त हुकूमत की आप बात कर रहे हैं तो जी हाँ, वो नई हुकूमत बनाने में वोट भी दे सकते हैं। अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो अगले प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग में भी वो वोट दे सकेंगे। और आपने कहा कि जुर्म होने से पहले तो डीसीट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो इस वक्त स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि मुमकिन है कि हुकूमत जो है, जिस दिन अदम एतमाद का वोट हो, हुकूमत अपने अरकान को कह दे कि आपने पार्लियामेंट में जाना ही नहीं है। लेकिन फिर अगर स्पीकर देखता है कि उस ऑर्डर के बावजूद कुछ ऐसे लोग पहुंच चुके हैं वहां पर वोट देने के लिए, तो क्या स्पीकर उनको उस वक्त रोक सकता है कि आपकी पार्टी ने तो मना किया है कि आपने वोट देने के लिए नहीं जाना है पार्लियामेंट में, तो स्पीकर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है क्या उस वक्त? नहीं, उनको कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो वैसे दोस्ती के अंदाज में पार्टी को लीग की हैसियत से उनके ऊपर अपना असर और सूख इस्तेमाल करना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन रूल्स और कानून और दस्तूर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उनको वो रोक सकें या उनको किसी तरीके से उनके वोट भी काउंट करने में कोई रुकावट बन सके। वो अगर चाहें तो वो वोट दे सकते हैं और उनका वोट काउंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।